नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तीरंदाजी या निशानेबाजी बड़ा मुश्किल खेल है। सही लक्ष्य पर निशाना लगाना ये बहुत दक्ष लोग जो हैं उनका ही काम है। और बात अगर राजनीति की हो तो राजनीति में निशाना लगाना और मुश्किल होता है। और मेरा मानना है कि पिछले 2.5 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य को सही भेदा है। जो तीर उन्होंने चलाया वो सही जगह पर लगा है और वो तीर है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला और उसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है, खासतौर से पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह की भनभनाहट है, बिलबिलाहट है राजनीतिक दलों में और खासतौर से उन राजनीतिक दलों और नेताओं में जो इस रास्ते पर चल रहे थे, अब सामने आकर कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। सबसे पहले सामने आए पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। उन्होंने कहा हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं और मुझे इस पर गर्व है। आप बताइए, जिसके राज में गृह मंत्री रहते हुए नक्सलियों ने 5,000 से ज्यादा लोगों को मारा, जो कह रहा था आप जो है हथियार भी मत छोड़िए, हथियार लेकर बातचीत के लिए आ जाइए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। और इस सरकार ने क्या किया? जब तक हथियार रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक गोली चलेगी कोई बातचीत नहीं होगी। 2 ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर करो या मारे जाओ। और 31 मार्च को लगभग जो है देश से माओवाद का सफाया हो गया। ये होती है पॉलिटिकल विल। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दिमागी नक्सल का जो तीर चलाया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है शत्रुबोध उनके अंदर है। उनके अंदर है, इसमें कोई शक कभी नहीं था, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार नहीं करते थे। इसको किसी न किसी आवरण में लपेट कर इसकी बात करते थे, खुलकर बात नहीं करते थे। शायद उनके मन में ये दुविधा थी कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा कि नहीं, इसका कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, राजनीतिक नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसलिए जब वो शत्रुबोध की बात करते थे, शत्रुबोध की बात जो है, विरासत की बात करना शत्रुबोध के एहसास के बाद ही आ सकता है। आप विरासत की बात कर नहीं सकते हैं जब तक आपके अंदर शत्रुबोध ना आए, इतिहास बोध ना आए, स्वयं बोध ना आए। ये तीनों आते हैं तब आप जो है विरासत की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विरासत की बात तो करते थे, लेकिन साथ में कहते थे विकास भी, विरासत भी। पहली बार उन्होंने कोई जो है इसके साथ और कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं जोड़ा। सीधे सीधे जैसे भगवान राम ने रावण की नाभि पर हमला किया, उसी तरह से इस देश में जो देश विरोधी तत्व हैं, इस देश में जो भारतीय संस्कृति के विरोधी तत्व हैं, उनकी नाभि पर सीधे हमला किया है दिमागी नक्सल बोलकर। आप देखिए नरेंद्र मोदी की, उनके गुजरात की राजनीति को कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए, केंद्रीय राष्ट्रीय राजनीति प्रधानमंत्री बने तब से 14 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब भी उनके पास नैरेटिव था। नैरेटिव बीजेपी और मोदी सेट कर रहे थे और उनके विरोधी उसको फॉलो कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। 2019 में भी यही था। 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया लोकसभा का पहला चुनाव था जब बीजेपी के हाथ में नैरेटिव नहीं था। यहीं तक होता तो शायद गनीमत होती, लेकिन नैरेटिव उनके विरोधियों के हाथ में चला गया। 400 पार के नारे के कारण संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका जो नैरेटिव चला उसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई। भाजपा ने उस तरह से जवाब देने की कोशिश भी नहीं की, इस उम्मीद में कि कुछ होगा नहीं, ज्यादा इसका असर होगा नहीं। लेकिन उसका असर हुआ और उसका नुकसान हुआ बीजेपी को। 303 लोकसभा सीटों वाली पार्टी 240 पर आ गई। तो ये जो अर्बन नक्सल का मुद्दा उठा है, देखिए इस समय जो देश की स्थिति है, देश एक तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। भारत के विरोधी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि युद्ध की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग माध्यमों से लगातार भारत पर हमला हो रहा है। भारत को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। तो ये समय था जब दुविधा छोड़ने का समय था। ये समय वही समय था जब महाभारत में अर्जुन दुविधा में थे कि गांडीव उठाएं या नहीं उठाएं, सामने तो अपने लोग हैं।
अपने परिवार के लोग हैं, अपने मित्र हैं, उन पर कैसे तीर चलाएं? तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था जो कि युद्ध के मैदान में जो धर्म के साथ नहीं है उसके विरुद्ध गांडी उठाने में, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो चुनाव धर्म और अधर्म के बीच का है। जो धर्म के मार्ग पर है उसके साथ, जो अधर्म के मार्ग पर है उसके विरोध में, जो अधर्म के मार्ग पर है उसका विनाश। ये धर्म के मार्ग पर चलने वालों का लक्ष्य होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जो है हमें ये रास्ता दिखा कर गए। और हमारे सारे देवी देवता, आप देखिए कोई भी देवी देवता आपको शायद ही ऐसा मिले जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। क्यों है? क्योंकि जब जब अधर्मियों का वर्चस्व बढ़ेगा, उनका नाश करने के लिए हमारे देवी देवता जो है अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कभी उन्होंने शस्त्रों के इस्तेमाल में संकोच नहीं किया। धर्म की स्थापना उनका एकमात्र उद्देश्य था कि समाज धर्म के रास्ते पर चले, देश धर्म के रास्ते पर चले। और देश को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए जरूरी है कि जो अधर्मी हैं, जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं या धर्म का मार्ग छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ खुलकर युद्ध की घोषणा की जाए। तो ये खुलकर युद्ध की घोषणा है। दिमागी नक्सल की बात कहकर प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट कर दिया है। ये जो भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िए थे, उनकी वो खाल उतार दी है। अब वो सबके सामने है। फैसला देश के लोगों को करना है कि आपको देश विरोधियों का साथ देना है या उनके विरोध में खड़े होना है। और विदेशी ताकतें इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ताकत से भारत के खिलाफ कभी नहीं लगी थी। आपको याद करना चाहिए इंदिरा गांधी का एक विदेशी पत्रकार को दिया गया इंटरव्यू, जो आजकल जिसका वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर काफी। उनसे पूछा गया कि भाई आपने जो है मोरारजी देसाई जैसे लोगों को जेल भेज दिया जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो उनका कहना था कि विदेशी शक्तियां भारत को अस्थिर करने पर लगी थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भारत में अराजकता फैल जाती। अब उनकी बात से आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन एक बात तो यह है कि विदेशी शक्तियां कोई आज सक्रिय हुई हैं ऐसा नहीं है। विदेशी शक्तियां तब सक्रिय होती है जब भारत में उनको मजबूत नेतृत्व दिखता है। इंदिरा गांधी के मामले में ही था और आज नरेंद्र मोदी के मामले में और ज्यादा है। आज भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के बहुत सारे बड़े देशों के लिए चुनौती बन रहा है। दुनिया के जो छोटे देश है, कमजोर देश है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश है, उनका आदर्श बन रहा है, उनके लिए आइडियल बन रहा है। उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर चलना चाहते हैं ये देश। इसलिए बड़े देशों को और खतरा लग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकोच तोड़ दिया कि इन दिमागी नक्सलों के खिलाफ खुलकर युद्ध लड़ा जाए या चुपचाप बर्दाश्त किया जाए, बीच बीच में कुछ कार्रवाई की जाए। और एक अवसर दे दिया कि नहीं, अब वो समय निकल गया। वो समय निकल गया जब इनकी करतूतों को नजरअंदाज किया जा सके। अब इनका जवाब देने का समय आ गया है। अब ये जो लड़ाई हम सब लोग बार बार कहते हैं, जनरल बिपिन रावत की बात, जो सीडीएस थे, हमारे पूर्व सीडीएस थे, अब इस दुनिया में नहीं है, कि भारत को भविष्य में 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और आधा फ्रंट जो कहते थे घर के अंदर, वो आधा फ्रंट अब फुल फ्रंट बन चुका है। असली लड़ाई भारत में ही, भारत की जमीन पर और भारत के लोगों को साथ लेकर लड़ी जा रही है। भारत के लोगों को बरगला कर, भारत के युवाओं को बहकाकर उन्हीं के देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। उनको अपने ही देश का दुश्मन बनाने की कोशिश हो रही है। ये अर्बन नक्सल जो है, ये बिलबिलाकर सब बिल से बाहर निकल रहे हैं बहुत तेजी से। और अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा कि जब तक मुखौटा लगा हुआ था, जब तक ये बात कर रहे थे जनतांत्रिक मूल्यों की, संविधान की, उसके अलावा जब तक ये बात कर रहे थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तब तक इनके ऊपर हमला करना आसान नहीं था। तब तक इनके ऊपर हमला करने का उल्टा असर भी हो सकता था। अब इन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया है, या कहें कि इनका मुखौटा उतर गया है। अब इनके खिलाफ लड़ाई न लड़ना कमजोरी का लक्षण होगा।
इनको बताया जाना चाहिए कि इंडियन स्टेट की पावर क्या होती है, भारत देश की, भारत की संस्कृति की ताकत क्या है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं नष्ट हो गई पिछले कुछ सदियों में। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है जो आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है 1000 साल की गुलामी के बाद भी। तो कुछ तो है संस्कृति में, इसकी जो अंतर्निहित ताकत है वो इसे चलाती है। और जिनको उसकी इस अंतर्निहित ताकत पर विश्वास है वो इसके साथ खड़े होते हैं। जो भ्रम में है, जिनको स्वयं बोध नहीं, जिनको मालूम नहीं है कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो कैसे दूसरे देशों की सभ्यताओं संस्कृतियों से अलग है, वो कैसे दुनिया की बेहतरीन सभ्यता और संस्कृति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति से ज्यादा इंक्लूसिव दुनिया की कोई सभ्यता न थी न है। तो इसलिए अगर आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के गुण को, उसकी विशेषता को, उसकी ताकत को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा है। और यह षड्यंत्र अब खुल गया। जो चोरी छिपे वार हो रहा था, गुरिल्ला युद्ध हो रहा था, उसका समय निकल गया। अब खुलकर लड़ाई हो रही है। युद्ध के मैदान में सेनाएं सज रही हैं। देश विरोधियों की सेना पहले से ही आक्रमण कर रही है। उसके पास दुनिया के बहुत से देशों का, खास तौर से आज की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका हथियार, बार बार इस बात को याद रखिए, उसका हथियार कोई सेना नहीं है, उसका हथियार कोई सत्ता नहीं है, उसका हथियार टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के जरिए आपके दिमाग में घुसते हैं, आपके घर में घुसते हैं, आपके बच्चों के मन में घुसते हैं और वहां से वार करते हैं। और अभी आपने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देखा, उसमें देखा ही कि किस तरह से उनके झूठ को लगातार ये प्लेटफॉर्म उसको एम्पलीफाई कर रहे थे। और जो सच बोलने वाले थे, जो सही बोल रहे थे, या आप ये भी कह सकते हैं उनके विरोध में बोल रहे थे, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था जानबूझकर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जो देश के विरोधी, भारत के विरोधी हैं, उनको एडवांटेज दिया जा रहा था, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। अब उनका खेल भी खुल गया है। जिस तरह से मेटा के अधिकारियों को बुलाकर भारत सरकार ने उनको चेतावनी दी है, उनको माफी मांगनी पड़ी है। उनका साहस इतना बढ़ गया था कि भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो 5 घंटे तक चलने नहीं दिया। और उनको लगा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके मुंह में खून लग चुका था। उन्होंने देखा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, उनका अकाउंट बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो उनको लगा कि भारत क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है। उनको मालूम नहीं है कि उनके जितने टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो भारत के युवाओं की शक्ति से, उनके पैसे से चल रहे हैं, उन पर निर्भर है। उनका सौभाग्य इतना है कि भारत में डेमोक्रेसी है। चीन की तरह ऑटोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री रूल नहीं है। चीन ने इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो एक अधिनायकवादी देश की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। उसका फायदा, बल्कि कहूं नाजायज फायदा उठा रही है ये कंपनियां। लेकिन सरकार ने जो रुख बदला है, जो रवैया बदला है, सरकार ने जो रणनीति बदली है, उसके बाद उनको भी समझ में आ रहा है कि ये अब चलने वाला नहीं है। और चलेगा भी तो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। उसका एक ही कारण है कि इस सरकार में बैठे लोगों, और खास तौर से जो शीर्ष पर हैं, उनके अंदर का जो शत्रुबोध है वो सार्वजनिक रूप से प्रकट हो चुका है। वो जो दुविधा थी कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा बोलना कि नहीं होगा, वो दुविधा खत्म हो गई है। उस संकोच से प्रधानमंत्री बाहर निकल आए। लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल को पर हमला करना ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य फैसला भी नहीं है, ये कोई सामान्य रणनीति भी नहीं है। तो 2.5 साल बाद नैरेटिव भाजपा के हाथ में आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आया है। 2.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसकी सरकार हो, नैरेटिव उसके विरोधियों के हाथ में था और भाजपा उसका जवाब देती थी। अब मामला पलट गया, बाजी पलट गई है। अब नैरेटिव भाजपा के हाथ में और प्रधानमंत्री के हाथ में है।
और आप देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह का रिएक्शन हुआ है 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ, एक दिमागी नक्सल का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश के विरोध में, देश की संस्कृति के विरोध में कहां तक जा सकते हैं। देश का जो राष्ट्रगीत है उसको भी रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं, उसको बीच में रोकने की कोशिश कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। ये जितने दिमागी नक्सल हैं, अब उनके चेहरे की नकाब हट चुकी है और सरकार ने भी तय कर लिया है कि अब वो बचाव की मुद्रा में नहीं, आक्रमण की मुद्रा में होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये ऐसा इस तरह का कोई बयान आया नहीं है, लेकिन जो संकेत है, जिस तरह का काम हो रहा है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यही होने जा रहा है। अब इन दिमागी नक्सलियों को भागने छिपने के लिए जगह तलाशनी होगी। कुछ दिन इनका नकली जो है वो शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार खड़ी हो गई है। और याद रखिए कि स्टेट पावर की जो क्षमता होती है उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, किसी भी व्यवस्था में, वो डेमोक्रेटिक हो या फिर या अधिनायकवादी हो, किसी तरह की व्यवस्था हो। स्टेट पावर के सामने देश विरोधी शक्तियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती हैं। वो खड़ी हो सकती हैं, बोल सकती हैं, लड़ सकती हैं, सड़क पर आ सकती हैं, लेकिन जीत नहीं सकती। अगर सरकार में बैठे लोगों, सत्ता में बैठे लोगों के मन में शत्रुबोध हो, और वो अब दिखाई देने लगा है, तो इसलिए ये खेल बदल रहा है, ये बाजी पलट रही है। 15 अगस्त से बाजी पलटने की शुरुआत हो चुकी है और नैरेटिव के मामले में तो बाजी पलट चुकी है। अब इन दिमागी नक्सलियों को पराजित करने की, परास्त करने की जरूरत है, जिसका काम जल्दी और तेजी से होना चाहिए। देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश का अगर तेजी से आर्थिक विकास करना है, देश के लोगों को खुशहाल बनाना है, देश में सामाजिक सौहार्द कायम करना है, सामाजिक समरसता कायम करना है, तो उसके लिए जरूरी है दिमागी नक्सलियों का सफाया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।